देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिता सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। इस वक्त मुल्क में कई बहरानों ने एक साथ जन्म ले लिया है, लेकिन सबसे बड़ा बहरान है अमनो अमान का। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो बहुत अजियतनाक और ख़तरनाक है। ये 2-4 दिनों की बात नहीं बल्कि निस्फ सदी का किस्सा है। पहले ताज़ा जो वाक़या हुआ उस पर बात करते हैं, सियासतदानों के रवैये भी देखते हैं। अकबर भुट्टी की 18वीं बरसी पर बलूचिस्तान में जिस तरह से दहशत गर्दी की क़यामत बपा हुई, उसने सबको सहमा कर रख दिया। साथ ही पिछले 2 अशरों में सिक्योरिटी निज़ाम की तबाही या चलिए कमज़ोरी को भी आश्कार कर दिया। दहशत गर्दों ने एक जगह 23 शहरी शनाख्ती कार्ड देख के, यानी ये यकीनी बनाकर के पंजाबी है, शहीद और 10 जख्मी कर दिए। दर्जनों गाड़ियां, बसें नजर आतिश कर दी। बलूचिस्तान में एहसास महरूमी और मुसल्लह कार्रवाइयों का सिलसिला क़याम में पाकिस्तान के फौरी बाद ही शुरू हो गया था। बैरूनी मुदाखलत तो कभी रुकी ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ी खराबी फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में पैदा हुई। बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि हालात को जानबूझकर क्या मजीद बिगाड़ा गया। जब जनरल मुशर्रफ तड़ियाँ लगा रहे थे कि अकबर भुट्टी को वहाँ से हिट करेंगे जहां से उनको पता भी नहीं चलेगा, तब बलोचों के अंदर नफरत बढ़ रही थी और फिर बलूचिस्तान के सबसे बड़े सियासी रहनुमा को कत्ल किया गया, जिसके रद्द-ए-अमल में मुशर्रफ ने कहा कि ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए। आपको मुशर्रफ का वो खिताब भी सुनवाते हैं जिसमें उन्होंने ये कहा, मेरा जवाब उसको कुचल देना चाहिए, ये है मेरा जवाब। एनीवन हु थिंक्स रॉन्ग वाज डन, नो रॉन्ग वाज डन, इट वाज राइट। और अगर दोबारा कभी मौका मिला, ऐसी बात हुई, दोबारा वही करूंगा, दोबारा वैसे ही कुचलेंगे उसको। साबिक जनरल मुशर्रफ के इस बयानी की मुस्लिम लीग नून ने एक लिहाज से मुखालफत की। इस नज़रिए के खिलाफ लीगी लोगों ने बोला ज़रूर, मगर तब जब वो ऑपोजिशन में होते हैं। मरीम नवाज ने ऑपोजिशन में मुशर्रफ को बलूचिस्तान में लगी आग का जिम्मेदार करार दिया था। आइए सुनते हैं वो क्या कहती हैं। जिस तरह मुशर्रफ जैसे डिक्टेटरों ने बलूचिस्तान पे जुल्म किया, जगह जगह आग लगाई, आपके वोट से आए हुए नवाज शरीफ ने न सिर्फ वो आग बुझाने की कोशिश की, बल्कि वोट को इज्जत दो का नारा उसने आज नहीं लगाया, उसने ये नारा बाद में लगाया था। वोट को इज्जत उसने पहले दिलवाई थी। लेकिन ये लहजा जब तक होता है तब तक आप ऑपोजिशन में होते हैं, तब आप तमाम सूबों हुकूक के लिए बात करते हैं, लेकिन जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपका लहजा कैसा हो जाता है। ख्वाजा आसिफ का आपको शॉट सुनवाते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या कहते हैं। करके वहाँ पे बॉम्बिंग की, जो लोग वहाँ पे मारे गए, वो उनके सारे लवाकिन इधर हैं, वो धरनों में बैठे होते हैं, धरने दे रहे होते हैं, और उनके जो बड़े थे जो मारे गए वहाँ पे, वो ईरान में बैठ के दहशतगर्दी कर रहे थे। अब ये चीज़ जो है ये टॉलरेट नहीं होगी। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा यही सवाल करते हैं कि सियासतदान हुकूमत में कुछ और होते हैं और अपोजिशन में कुछ और। अब अपोजिशन में तहरीक इंसाफ है, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को बलोच के हुकूक याद आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे ने बलोचों के जो हुकूकियत दिलाए, आइए वो भी सुनते हैं। आपने यहाँ पे मारंग बलोच की बात कर दी और मारंग बलोच ने कहा कि जी बलोचिस्तान के मसाइल जो है वो रूल ऑफ लॉ के अंदर। हु इज मारंग बलोच? मारंग बलोच एक 10 साल की बच्ची थी जो कह रही थी कि मेरा वालिद जो है वो गुमशुदा है। वो आज 30-32 साल की हो गई है, लेकिन उसको ये जवाब नहीं मिला कि उसका वालिद कहाँ है। तो जहां पर मिसिंग पर्सनस केस होंगे, जहां पर बलोचिस्तान को उनके हिस्से के रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे, सुई गैस वहां से निकलती है, बलोचिस्तान खुद गैस से महरूम है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि जैन कुरैशी साहब को पता है कि बलूचिस्तान के मसाइल क्या हैं, मगर जब इसी तरीके इंसाफ की हुकूमत थी, अपनी हुकूमत थी, तब बलोचों के हुकूक का ख्याल पार्टी को क्यों नहीं आया? हज़ारा वाले सड़कों पर बैठकर इंसाफ की दरख्वास्त करते थे। तो जैन कुरैशी के लीडर, तब के वज़ीर आज़म इमरान खान कहते थे ये लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो सवाल ये कि बलूचिस्तान के बहरान के हल के लिए कोई संजीदा है भी या नहीं। इस संगीन मसले पर सियासत से गुरेज नहीं किया जा सकता। इसी पर बात करेंगे जी। सब सूरत हाल में मेरे साथ सबसे पहले मौजूद हैं नियाजुल्लाह खान नियाजी हैं, वकील हैं PTI के, नवाबजादा इफ्तिखार हैं पीपल्स पार्टी से, मोहम्मद मोइन भट्टो हैं मुस्लिम लीग नून से। आप दोनों
ऐवान में MNA मुंतखब हैं। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आपकी तरफ जाऊंगी। इस वक्त मुल्क में कई बहरानों ने एक साथ जन्म लिया है, लेकिन सिक्योरिटी के ये मामलात, खासतौर पर बलूचिस्तान की महरूमियाँ और बलूचिस्तान में अंधोनाक ये वाक़यात, इंतहाई संजीदगी का मामला। ऑपोजिशन में जब आप होते हैं तो कोई और बात करते हैं, हुकूमत में होते हैं तो कोई और रवैया होता है सियासी जमातों का। ऐसा क्यों है? मोहम्मद मुईन मट्टू साहब, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगी। जी जी, मैं समझता हूँ कि ये बलूचिस्तान का जो मसला इस वक्त है ये इंतहाई संजीदा है और ये हमारे मुल्क का मसला है। ये किसी जमात का मसला नहीं है, ना हुकूमत का है ना अपोजिशन का है। ये मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि इसका ताल्लुक हमारे मुल्क से, और इस मसले के हल के लिए यकीनन ये दरीना मसला चलता आ रहा है अरसा दराज से, मगर इस मसले के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे मिल बैठ के इफ़ाम व तफ़हीम से इस मसले का हल सोचना चाहिए और इस तरह के कुछ आइंदा के लिए भी लाया अमल होना चाहिए कि ये मसला दोबारा खड़ा ना हो। मगर इसके लिए मैं समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठ के मुश्तरका और मुतफ़िका सोच से और बलूचिस्तान के लोगों को भी साथ मिला के, पंजाब के लोग, हमारे सारे लोग जो पंजाब के हों, बलूचिस्तान के हों, वो KP के हों, सिंध के हों, सारे पाकिस्तान के लोग हमारे हैं। हमने सबके मफाद के लिए, सबकी सलामती के लिए मिन हैसल पाकिस्तानी भी और हुकूमत के तौर पे भी और अपोजिशन के तौर पे भी हमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए सोचना भी चाहिए और संजीदा लेना चाहिए और बलूचिस्तान के इस हमले जो इस मसले का फौरी हल जो है वो मैं समझता हूँ कि वो निकालना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक हो गया है। नियाजुल्लाह खान साहब, आपकी तरफ आऊंगी। आप इस मामले को कैसे देखते हैं? बलूचिस्तान की महरूमियाँ, फिर अंधोनाक के वाक़यात, दहशतगर्दी के शिद्दत पसंदी बहुत रूज पर है, इंतहा पसंदी को पहुंच गए हैं। हम में से कुछ लोग, अपने मुल्क के मासूम लोग जो शहरी हैं उनका कत्ल हो रहा है, जो करने वाले हैं वो भी अपने ही शहरी हैं, जो करवाने वाले वो भी वही। तो क्या ये हो क्यों रहा है? इसकी वजूहात क्या समझते हैं आप? और जाहिर सी बात है, एक पॉपुलेशन का बड़ा चंक है इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद, उस पॉपुलेशन की यूटिलाइजेशन कैसे होनी है? क्या इसकी भी रियलाइजेशन है हमें? ये है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एफिलिएशन ऑफ एनी पार्टी, सबसे पहले पाकिस्तान है। आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 5 ये कहता है कि तमाम सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान अपनी स्टेट से लॉयल्टी, ओबीडियंस शो करेंगे और उसके लॉ को मानेंगे। और जहाँ पे ये मामलात चल रहे हैं ये आज से नहीं चल रहे। जिस तरह मेरे दोस्त ने भी कहा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला है कि हमेशा उनका गिला रहा है कि हम महरूमियों का वो शिकार हैं। उनके जितने इश्यूज हैं वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देख के जो उनकी महरूमियां हैं उनको हमें एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब अंदर से कोई साजिश होती है तो हमारे साथ हमारा दुश्मन मुल्क बैठा है जो उस साजिश को हवा दे के कहाँ तक वो चीज को पहुंचा देता है। एक एजेंडे पे आना पड़ेगा कि मुल्क की सालमियत जो है वो सबसे पहले है। हम एजेंसियां भी हमारी हैं, अफवाज पाकिस्तान भी हमारी है और ये मुल्क भी हमारा है। मुल्क की सालमियत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं है। इसके लिए हम तमाम पाकिस्तानी इकट्ठे हैं। नंबर 2, यही आईने पाकिस्तान कहता है कि इस स्टेट को जो रन करती है स्टेट वो चीफ एग्जीक्यूटिव से करती है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इस टाइम कौन है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, वो शहबाज शरीफ है। ये गवर्नमेंट का काम है कि वो ऐसी पॉलिसी, आपने देखा है कि मुल्क के अंदर एक जमात होती है जो फेडरेशन की अलामत होती है। कहते हैं कि एक सालमियत पाकिस्तान की रखने के लिए अगर एक फेडरेशन की जमात है जिसने चारों सूबों में उसकी नुमाइंदगी है और लोग भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, अगर उसको आप इस तरीके से कार्नर करेंगे और कहेंगे कि इस पार्टी का नामो निशान एलिमिनेट कर लें और इनको कोई पीसफुल प्रोसेशन भी ना करने दे, तो ये भी देखने वाली बात है। मैं एक मिनट कंप्लीट कर लूं। अब चीफ एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो एजेंसी से वो काम ले जो मुल्क की जरूरत है। क्या एजेंसीज को ऐसे कामों में लगा के लोगों के पीछे, तो मुल्क में ये हालात, तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन तो क्रिएट होनी है, दुश्मन को भी मौका मिलना है और अंदर से साजिशें भी होनी है। आज मुल्क जिस बस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है, अभी आप इस्लामाबाद की हालत देखें, डी चौक के ऊपर तमाम ताजिर हजरात,
हर आदमी खड़ा है। मुआशी बहरान सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं है, ये सब में है, क्योंकि जिसकी गवर्नमेंट है, चाहे वो जिस तरीके से बनी है, फॉर्म 47 से बनी है, उनको सोचना चाहिए कि हम चीफ एग्जीक्यूटिव मैं हूं और पॉलिसी गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट का काम है, उसके अंडर है तमाम एजेंसियां। ये मैं तो कहता हूं कि टोटली नाकामी जो है, जो इस गवर्नमेंट की है, आज से नहीं है, जब से रिजीम चेंज हुआ और उस साइफर का जिस पे इक्विटल हो चुकी है, उसके बाद आप हालात देखें, क्या कोई पोलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में आई है? अनसर्टेनिटी है, कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और लोग, मैं आज भी 2 दिन पहले किसी एंकर पर्सन के पास बैठा था, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, लोग कनाडा जा रहे हैं, लोग यूके जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है ये हालात ठीक नहीं है। हालात किसने ठीक करने हैं? हमने सबने मिलकर ठीक करने हैं। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी अफवाज पाकिस्तान है, ये हमारी एजेंसियां हैं, इनसे वो काम लेना है जो मुल्क की सालमियत, इंटेग्रिटी के लिए हो। ये नहीं लेना कि हमने आपस में लड़ाई करनी है। ठीक हो गया। नवाबजादा इफ्तिखार साहब, पीपल्स पार्टी कैसे देखती है इस बहरान को जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, यानी कि सिक्योरिटी के हालात, और प्रेसिडेंट आपके इस वक्त मौजूद हैं पीपल्स पार्टी से ही मुल्क के अंदर। प्रेसिडेंट साहब कैसे देख रहे हैं इसको, सारी सूरत हाल को? और एक और चीज़ जो कि बड़ी अहम है, और वो ये कि ये सिक्योरिटी लैब्स की कल हाउस ऑफ द फ्लोर बात हुई है, सेनेट में भी और फिर पार्लियामेंट में भी। वहाँ पे कुछ लोगों का कहना था कि जी सिक्योरिटी लैब्स है। क्या सिक्योरिटी लैब्स है तो फिर पूछा जा सकता है सिक्योरिटी इदारों से भी कि आखिरकार क्या हो रहा है? देखें, जहाँ तक ये जो कल परसों वाक़यात वहाँ पे हुए हैं बलूचिस्तान में, ये इंतहाई अफसोसनाक हैं। और इतने बड़े इलाके में जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर जो मिलिटेंट्स हैं उनका कहीं ना कहीं उनके थोड़े बहुत वो हैं होल्ड्स हैं जहाँ से वो ये इस किस्म का वो हमला करते हैं ताकि मुल्क के अंदर जो है गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो। इसमें बैनुल अक़वामी हाथ भी है। और हमारे कुछ जिस तरह बात महरूमियों की हुई है, जहाँ तक प्रेसिडेंट साहब की बात है, तो प्रेसिडेंट साहब ने पिछले टेन्योर में इसके लिए ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के लिए बलूचिस्तान पैकेज दिया था। और हमारी कोशिश आज भी है कि बलूचिस्तान के लोगों को, और ख़ास तौर पे हम ज़्यादातर अपने कुलीग्स जो है हमारे MNAs जो असेंबली में बैठे हैं, हम उन्हें भी बार बार कहते हैं कि आप अपने हलकों में जाएं, आप वहां पर जाकर लोगों से मिलें और उनसे जो भी मसाइल हैं उससे आके असेंबली के अंदर डिस्कशन करें। और तमाम पार्टीज बैठकर असेंबली के अंदर इसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हम ढूंढें, और उसके लिए बैठ के हम वहाँ पर एंगेज करें। वहाँ पे नौजवानों को भी, यूनिवर्सिटीज़ के नौजवानों को भी, कॉलेजेस के भी, सबको हम इन्वॉल्व करें। अब आप देखें कि जो कराची में वाकया हुआ, वो भी एक खातून पढ़ी लिखी थी जिन्होंने चाइनीज उसके ऊपर खुद का हमला किया, या जो इधर हुआ वो भी पढ़ी लिखी थी। तो इस चीज के लिए ये हमारे लिए बड़ा अलार्मिंग है कि हमारी नौजवान जो जनरेशन है वो किस तरफ जा रही है, वो किस तरह उनके बहकावे में आकर इस किस्म का अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो हमें इन सब को एंगेज करना चाहिए। और दोनों, एक तरफ हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी पूरी तरह अपना काम करना चाहिए, दूसरी तरफ पॉलिटिकल हमें हल की तरफ भी जाना चाहिए कि तमाम पार्टीज बैठ के, ये किसी एक का मुल्क नहीं है, ये तमाम पार्टीज का मुल्क है। और तमाम पार्टीज ने, ये मुल्क होगा तो तमाम पार्टीज की पॉलिटिक्स चलेगी। अगर खुदा ना खास्ता इसे कुछ हुआ तो फिर ये कहाँ जाके अपनी पॉलिटिक्स करेंगे सारे। तो हमें यहीं पर रह के सारा कुछ करना है, तमाम चीजें, तमाम मसाइल का हल हमें ढूंढना है। और इसका हल यही है कि सब लोग बैठे, और जो असेंबलीज के अंदर बैठे हैं वो खास तौर पर उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो बैठकर इस मसले का हल ढूंढें, और गवर्नमेंट भी और जो भी करारदाद या जो भी सोल्यूशन असेंबली की तरफ से आए उस पर अमल दरामद करें। ठीक हो गया। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जहां एक तरफ ये मामला है, आज मैं मोइन भट्टू साहब आपकी तरफ आऊँगी। आज वज़ीर आज़म साहब ने कहा है एक तरफ कि दहशतगर्दों से डायलॉग नहीं होगा, बलूचिस्तान से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। तो ये डायलॉग होगा या नहीं होगा, ये भी हम काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं। कभी हम सुनते हैं कि जी डायलॉग होगा, कभी हम ये तक हमने देखा इस मुल्क में कि जी जो ख़तरनाक किस्म के दहशतगर्द पकड़े गए
उनको हमने आम माफी का ऐलान करके और जी रियासत माँ की जैसी होती है कह के छोड़ दिया, और फिर उसके ऊपर भी वावेला अलग से मचा। फिर हम ये कहते हैं कभी कि जी हमारी पॉलिसी अब चेंज हो गई है, अब हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे, खात्मा करेंगे, अब ऑपरेशन होगा। फिर जब ऑपरेशन की बात की जाती है तो वजीर दाखिला कल कहते हैं, मोहसिन नकवी साहब, मैं भी उनका शॉर्ट कल मैं चला चुकी हूँ, दोबारा नहीं चलाना चाहूँगी इसलिए टाइम अभी हमारे पास शॉर्ट है, बात कर लें हम, आपको भी पता होगा, आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा जी बड़ी एक SHO की मार है ये तो, और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, नाना नाना। तो अब ये मतलब हम क्या किस उसमें है, कंफ्यूजन के शिकार में हैं हम लोग कि एक कहता है कि एक पॉलिसी मेकर, एक वजीर दाखिला मुल्क का कहता है कि नहीं जी एक SHO की मार है, कोई वो नहीं होगा। वजीर आजम कहते हैं नहीं अब दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे, डायलॉग नहीं होगा। तो ये जो इतने हमारी कन्फ्यूजन्स हैं सारी, इसी में ही मुल्क 75 साल से ज़ायद हो गया गुजर गया है। ये कन्फ्यूजन्स कब दूर होंगी हमारी? हम कहने को तो बहुत अच्छी कहते हैं, हर दफ़ा हर हुकूमत कहती है कि जी बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है हमारी आपस में इदारों के साथ, लेकिन उसकी कोऑर्डिनेशन का जो अंदाज़ा है वो यहीं से लगाया जाता है जब फ़र्दन हर शख्स आता है और प्रेशर करता है अपनी मीडिया को, जो अपने इजहार ख़यालात का इजहार करता है, वहीं से पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा गैप है। फिर तीसरी बात ये कि आज भी जो है वो इस तरह की जो ये बात आ रही है कहीं से कि जी होगी बात, कहीं कहते हैं कि नहीं होगी, तो इस कन्फ्यूजन में आखिरकार करना क्या है हमें कुछ पता है? फिर नेशनल एक्शन प्लान एक था जिसके ऊपर कल जो है वो सेनेटर इरफान साहब ने भी बात की आपके सेनेट के अंदर, तो अब हमें कुछ पता ही नहीं है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये कब क्लैरिटी आएगी हमें? जी मोइन भट्टू साहब, मोइन भट्टू साहब आपको आवाज आ रही है? मोइन भट्टू साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, मुझे मोइन भट्टू साहब की आवाज़ नहीं आ रही, बहुत ही कम आवाज़ है। आवाज़ एक तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब तो सिग्नल्स का भी माशाल्लाह इतना जो है वो हालात ये हो गए कि ना वो जो है इंटरनेट पे कोई बात हो पाती है, ना डायरेक्ट नंबर पे भी करो तो भी सिग्नल्स वीक हैं। तो ये भी नहीं समझ आता कि आखिरकार प्रोग्राम भी कैसे थ्रू करें, ये भी बहुत इशू हो गया है। मैं नियाजुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपकी तरफ ही आती हूँ और यही सवाल आपसे भी मैं करूँगी कि ये सिचुएशन जो है आप कैसे इसको ठीक है, मैंने क्वेश्चन सुन लिया है, उसी के जवाब देता हूँ। पहले तो आपने ये बड़ी अच्छी बात की है कि आम लोग जो ऑनलाइन बिजनेस करते थे ना, ये नेटवर्क के खराब होने से हम वकालत इस पे पटिशन इस्लामाबाद में डाल रहे हैं, डाली हुई पटिशन, और ये लोगों को देखो, ये भी गवर्नमेंट को एड्रेस करना चाहिए कि लोगों के छोटे छोटे बिजनेस थे वो इस नेटवर्क की वजह से वो सारे खत्म हो चुके हैं। अब पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये बन गया कि लोगों को ये सहूलत जो थी वो भी मुयस्सर नहीं, आप और मैं इस तरह बैठ के बात ही नहीं कर सकते। नंबर 2, आपने बड़ी अच्छी बात की, मैं पहले भी करने वाला था कि वजीर दाखिला जाके स्टेटमेंट देता है कि ये तो दहशतगर्द जो है एक SHO की मारे, या ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। भाई ये बयान देना, इतना सोच समझ के बयान देना चाहिए कि मुल्क के अंदर हालात क्या हैं और आप क्या बयान दे रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर आपने काला बाग का वाकया देखा उसी दिन ही हुआ, पारा चनार वाला देखा, ये देखा, अफवाज पाकिस्तान के लोगों को शहीद किया गया वहां पे, और एक लिसानी इशू खड़ा करके पंजाबी के नाम पे वो कर रहे हैं। तो इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है? क्या ये कोई आम इशू है? इस इशू को हल करने के लिए मेरे इफ्तिखार साहब ने सही बात की है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि मुल्क है तो सारा कुछ है, एक पहले भी इस तरह हुआ था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस भी होती है। ये इशू तो एक किसी पार्टी का नहीं है, ये तो इशू वतन पाकिस्तान का है, उसकी सालमियत का है। उसके ऊपर इस तरह से बयान देना कैजुअल से कि आप कहें कि जी एक SHO ने ये कर देना है और ये कर, और वो कहते हैं जी दहशतगर्दों से बात, बिल्कुल दहशतगर्दों से बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपने एक पेज पे आना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके जो सूबा बलूचिस्तान है, या आपका सिंध है, या आपका KPK है, जो भी है, जो उसके अंदर जब भी कोई इस तरह की साजिश होती है तो हमें यही होता है कि मुल्क के पीछे जो साजिशें हो रही हैं, हमारे पास आपको पहले हमें पता है कि पहले मुल्क किस तरह टूट चुका है, क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं? और इसके लिए सबसे जरूरी है कि मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आना बहुत जरूरी है। जब तक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो दुश्मन चाहे वो बाहर से आए चाहे अंदर से आए, हमारा नुकसान होगा। हमारे लोगों को रिलीफ देना,
हमारे लोगों को देखें, बाहर जाके देखें कि लोग एक सिस्टम के तहत चल रहे हैं। हम सिस्टम जो हाईजैक हुआ है 76 साल से, उसमें लोगों को, आम आदमी को तो रिलीफ ही नहीं मिलता। तो ये सारी चीजें बैठ के, अब तो मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। अब तो गैस का मसला है, पानी का मसला है, बिजली का मसला है, लोग तो कुछ करने के काबिल नहीं रहे। तो इन इश्यूज को एड्रेस करना चाहिए। हम एटॉमिक पावर हैं, हमारे पास सी पैक जो है उसके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये तो गवर्नमेंट का काम है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जानी चाहिए इस पे। एक नेशनल इशू है, और नेशनल इशू के लिए मेरा ख्याल है कि तमाम अदारों को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अगर कहीं मसाइल हैं तो उसको एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन मैं कहता हूं कि हुकूमत जो है, जिन्होंने 2022 में हुकूमत संभाली और आज तक आ रहे हैं, वो इस मसले में सीरियस नहीं है। वो किसी और मसाइल में सीरियस हैं कि अपने मुकदमात खत्म कराने हैं, किसी को एलिमिनेट करना है। पाकिस्तान का जो आम आदमी है, 25 करोड़ आवाम, जिनका एक पार्टी के ऊपर कॉन्फिडेंस था, उसको एलिमिनेट करना है। तो तब एजेंसियों को जो असल काम करना है उससे हटा के किसी और काम पे लगाया गया है। ठीक हो गया है। मोइन भट्टू साहब आगे हमारे साथ, आवाज आ रही है उन्हें? अच्छा, ठीक हो गया। मैं नवाज़ाद इफ्तिखार साहब आपकी तरफ आऊँगी। नवाज़ाद इफ्तिखार साहब, आपसे भी मेरा सवाल यही है कि ये वज़ीर आज़म कुछ कह रहे हैं, वज़ीर दाखिला कुछ कह रहे हैं, हम सबको एक पेज पे ही नहीं है। हमें खुद नहीं पता कि हमारी डायरेक्शन क्या है, हमें क्या ऑपरेशन करना है, हमें डायलॉग करना है। कभी हम कहते हैं रियासत माँ की जैसी होती है, कभी हम छोड़ देते हैं उनको जो दहशतगर्दी पे मुलविस होते हैं, कभी हम कहते हैं नहीं जी आज हम इन्हें सीने से लगाएंगे, कभी कहते हैं हम माफ़ी का ऐलान कर रहे हैं। हमने ये हर 2 साल 3 साल बाद पॉलिसी चेंज ही करनी है। दीगर ममालिक जो तरक्की कर चुके हैं, आज भी बांग्लादेश में जो सूरत हाल बनी, कीपिंग दैट इन व्यू, पॉलिटिकल हालात जो भी बने, इस वक्त भी उनके पास जो बैंक में रिजर्व्स हैं, उनके स्टेट बैंक में, वो हमारे बैंक से कई गुना ज़्यादा हैं। इस वक्त भी उनकी माशी हालात बहुत बेहतर हैं हमसे। हालांकि इस तरह तो ममालिक तबाह हो जाते हैं जब इस तरह के हालात वहाँ पैदा होते हैं, लेकिन इकोनॉमिक, श्रीलंका में जो हाल बना, लेकिन इकोनॉमिक वाइज दे स्टिल स्टेबल एंड दे आर लिविंग देयर लाइफ वेरी इन अ बेटर पोजीशन। तो आप ये देखिए, हमारे यहाँ तो ऐसी सूरत हाल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम डायरेक्शन ही तय कर पा रहे हैं। 75 साल हो गए हैं कि हमने करना क्या है। आया हमने दहशतगर्दों को जो है वो छूट देते नहीं है, या आया हमने दहशतगर्दों को कहना है कि जी आइए हम आपको प्यार से समझाएंगे, या हमने कहना है नहीं जी आप गलत हैं, आपको हम बाहर फेंक रहे हैं? क्या करना है हमने? देखें, जहाँ तक दहशतगर्दी की बात है तो मेरा ख्याल है कि इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और अगर पहले दहशतगर्दों को माफी दी गई या उन्हें साथ किया गया, वो भी गलत किया गया। उन दहशतगर्दों ने जिन्होंने हमारे फौजी भाइयों के, फौजी जवानों के गर्दनें काटी और फिर उनके सर के साथ फुटबॉल खेली, इन लोगों के लिए किसी कीमत पर आम माफी का ऐलान नहीं होना चाहिए था। और फिर आज भी जो पाकिस्तान के फ्लैग को नहीं मानते, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, उनके लिए बिल्कुल नहीं। दूसरी तरफ ये है जो वहां पर पॉलिटिकल एलिमेंट है, जो पाकिस्तान के आइन को भी मानते हैं, पाकिस्तान के फ्लैग को भी मानते हैं, उन लोगों को हमें एंगेज करना चाहिए। नौजवानों के पास हमें जाना चाहिए, उनके साथ मिल बैठकर हमें मसाइल हल करने चाहिए। दहशतगर्द ये सारी दुनिया में है, हर जगह होती है, मगर वहां पर अक्सरियत कभी इन चंद दहशतगर्दों के साथ नहीं ठहरती। वो हमेशा अगर उन्हें एंगेज किया जाए मुल्की मामलात में और उन्हें ऑन बोर्ड रखा जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इन दहशतगर्दों की हमायत करें या इनके साथ ठहरें। देखिए, मेरे अपने इलाके से हमारे वहां पर पिछली दफा भी और इस दफा भी सराइकी वसेब से 18 लोग इस दफा शहीद किए गए, और बाकायदा शनाख्ती कार्ड उनके लेकर और उनसे आइडेंटिफिकेशन करने के बाद उन्हें गोलियां मारी गई। मेरे अपने साउथ सराइकी वसेब से, और इससे पिछली दफा भी ऐसा हुआ। हम आज भी कहते हैं कि बलोच हमारे भाई हैं, पख्तून हमारे भाई हैं, पंजाबी हो, सिंधी हो, सब हम भाई हैं। हम इनकी इसमें आकर कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे कि दहशतगर्द और बाहर बैठे हुए लोगों को हम ये मौका फराहम करें कि वो कामयाब हो
अपने इन नापाक अज़ाइम में। तो पूरी कौम को इकट्ठे बैठना होगा और ख़ास तौर पे असेंबली को अपना इसमें किरदार अदा करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए इस मसले में कोई पार्टी ऐसी हो जो ये कहे कि मैं इस कॉन्फ्रेंस में नहीं आऊंगी। तमाम पॉलिटिकल सोच सबकी अपनी अपनी है, सबके अपने मंशूर हैं, सबने वोट लेने का सबका अपना अंदाज है, मगर तमाम पार्टीज मुहिब्बे वतन हैं, आइन को मानने वाली पार्टीज हैं, इस मुल्क के फ्लैग को सलूट करने वाली पार्टीज हैं और इस मुल्क की यकजहती पर उनका किसी और कंप्रोमाइज के लिए मेरे ख्याल कोई भी तैयार नहीं होगा। तो तमाम इसका वाहिद हल यही है कि तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं। आज जो जिस मराइल से हमारे लोग गुजर रहे हैं, महंगाई के अजाब से, बिजली के बिलों से, और फिर जिस तरीके से महकमे खत्म किए जा रहे हैं, 5 PWD और ये यूटिलिटी स्टोर्स को, अब देखें कि हजारों खानदानों को आप एक कलम की जुम्बिश से आप उन्हें घर भेज देंगे, जब पहले मुल्क में गुर्बत इंतहा को पहुंची हुई है, महंगाई इंतहा को पहुंची हुई है। आज भी यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन डी चौक में धरना देकर बैठे हैं। और इससे बड़ा जुल्म क्या हो कि 50 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ये यूटिलिटी स्टोर्स कारपोरेशन कायम की थी गरीब लोगों को बेनिफिट देने के लिए, ताकि उन तक सस्ती और मियारी अशिया पहुंच सके। और आज भी ये यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन जो है 25 से 30 अरब का सालाना टैक्स अदा कर रही है गवर्नमेंट को। और इस सूरत में डाउन साइजिंग की तरफ जाना ये बहुत बड़ा, ये है चीजें जिन्हें हमें एड्रेस करना चाहिए सारों को बैठकर, और इस चीज के ऊपर सोचना चाहिए। इसके ऊपर हमारी तो एज अ पॉलिटिकल वर्कर मेरी तो ये रिक्वेस्ट होगी प्राइम मिनिस्टर साहब को भी कि खुदारा आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, एक तरफा फैसले ना करें और सारे मिल बैठकर जो फैसला हो उसमें सब ऑन बोर्ड हो और सबकी जिम्मेदारी हो उन फैसलों को पाया तकमील तक पहुंचाने की। ठीक हो गया। एक क्विक ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, उसके बाद वापस आते हैं। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही है ख़ास तौर पे मुल्क की मौजूदा मजमूई सूरत हाल के ऊपर, सियासी सूरत हाल और साथ ही उससे जो इस वक्त अब जुड़ चुकी है। पहले तो माशी दलदल में हम फंसे हुए सूरत हाल से निमट नहीं पा रहे, वो अपनी जगह है, लेकिन अब जो ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है ख़ास तौर पे अमन अमान के हवाले से, इस पर भी बहुत सारी बातें हैं जो कि करने की है। दूसरी जानिब ये कि इस वक्त हम देख रहे हैं कि एक तरफ ये सारा मामला है, वहीं पर आज दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि TTP से मुज़ाकरात का कोई प्लान नहीं है और तालिबान पाकिस्तानियों की खून रेजी में मुलव्वस ग्रोह के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। एक तरफ ये बात हो रही है, दूसरी तरफ जो है वो जहाँ ये बात है, वहीं पर आज अनफॉर्चुनेटली जो लापता करार दिए जाने वाले अफराद हैं उसमें भी ये पता चला है कि जी BLA के खुदकुश हमलों और दहशतगर्दों में वो मुलव्वस निकले हैं। उसकी भी एक तफसील आज जारी की गई है। तो ये जो सूरत हाल है इस वक्त, ये बड़ी ही कंसर्नफुल सूरत हाल है। और इसको अगर देखें तो ये तमाम जो दहशतगर्दी के इस वक्त मसाइल जन्म ले रहे हैं, अब फ्रंट्स पे देख लें, कटआउट्स पे देख लें, सारे बॉर्डर्स पे देख लें, तो ये बहुत कंसर्नफुल इस हवाले से हो जाते हैं। और फिर सिक्योरिटी की हमारी एजेंसीज इतनी है, हमारी फोर्सेस इतनी है, सवाल अगेन यही होता है कि पूछा जा रहा था कि जी सियासतदान एक तो ख़ास तौर पे अपने अपने सूबों में क्या कर रहे हैं, अपने अपनी बाउंड्रीज़ में क्या कर रहे हैं, वफाक किस तरह से उसको लेके चल रहा है, फिर वो सिक्योरिटी इदारे किस तरह से हमारे काम कर रहे हैं। क्योंकि हम हर दफ़ा इस तरह का कोई वाक़या होता है तो हम बस मजम्मतें करते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम ये कहते हैं कि जी हमारे पास जो है वो एक्सटर्नल इस वक्त इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन अगेन हम फिर ये कहते हैं कि जी स्ट्रेटेजिक हमारी सिचुएशन ऐसी है, वो जो भी हमारी सिचुएशन और चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में लोगों ने तरक्की की है। हमारे बराबर में ही इंडिया को हम देख लें, अगर हमारे साथ बॉर्डर जुड़ा है, चाइना से कितनी पिटाई हुई उनकी, किस किस तरह से उन्होंने चीज़ें फेस की उन्होंने भी, लेकिन जो मायशी
मईशत का जो मामला है, जो माशी फैसले हैं, बांग्लादेश के जैसे मैंने अपनी मिसाल दी, वो पूरी दुनिया में कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होती। आपकी अमन अमान से रिलेटेड, आपकी पॉलिटिकली मामला चीज़ें चलती हैं, आपके अंदर फॉरेन जो इन्वॉल्वमेंट्स हैं वो बड़े ममालिक में ज़्यादा हैं। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनको ज़्यादा टेंशन होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका स्टेक होता है हर जगह बहुत बड़े वसी पैमाने पे। आपके स्टेक्स क्या हैं, आप किस तरह से कर रहे हैं? फिर आप सब कुछ फॉरेन एंगेजमेंट्स पे डाल देते हैं कि जी बाहर की इन्वॉल्वमेंट्स हैं, लेकिन ये कह के आप जान नहीं छुड़ा सकते। अब 75 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, पाकिस्तान में तकरीबन 24 करोड़ की आबादी है, और ये आबादी पूछती है कि भाई आप किस तरह से चीज़ें चला रहे हैं। अगर यही चलाने का तरीक़ाकार है तो फिर जो हो रहा है हम वही देखते रहेंगे। मैं नियाज़ुल्ला खान नियाज़ी साहब आपकी तरफ आऊँगी। अगर हमने इसी तरह चीज़ें चलानी है जो 75 साल में हमने चलाई हैं, तो फिर तो हालात बदलेंगे नहीं, फिर तो हम वहीं के वहीं खड़े हुए हैं अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि हम जनरेशन जी वाले जो ख़ास तौर पे कहलाए जाते हैं, हम अपने माजी से लेकर अब तक जो हालात पाकिस्तान के पढ़ रहे हैं किताबों में, जो सुन रहे हैं अपने बड़ों से, जो देख रहे हैं आप लोग की सूरत में, वो ही चीज़ें हमें आगे भी नज़र आ रही हैं। चेंज कहते हैं ना कि चेंज ऑफ कमांड या चेंज ऑफ सिस्टम, वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। जी अरीना, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने ठीक कहा कि ये 76-77 साल जो निज़ाम है, ये निज़ाम मैं इसको कहता हूँ कि ये घिसा पिसा सिस्टम है जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। इस निज़ाम के खिलाफ अगर आप 8 फरवरी का इलेक्शन देखें ना, तो लोगों ने निज़ाम के खिलाफ वोट दिया है। लोग इस निज़ाम से तंग हैं। आपने ठीक कहा कि इंडिया कहाँ पहुंच गए। आज आप यूरोप चली जाएं या यूएसए चली जाएं, वहां प्रोडक्ट्स उठा के देख रहे हैं तो इंडिया की प्रोडक्ट्स है। तरक्की क्यों की कि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई आफ्टर पार्टीशन, सियासी जमातें आई और जमहूरियत चलती रही। यहाँ जमहूरियत नहीं चली क्योंकि टाइम टू टाइम डिक्टेटर ने इस पे हमला किया, और हमला करने में कौन थे लोग? हमारी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज की नालायकी है। और आपको पता है कि अब जो जितना अर्थ पॉलिटिकल पार्टीज में, हमें तो ये 2-3 साल हुकूमत में मिले ना, आप देखें कि क्यों रास्ता दिया गया। आज आप 300-400 लोगों के एक निजाम जो है वो हाईजैक किया हुआ है, और उस 300-400 लोगों ने जिन निजाम को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है सिस्टम को, उसके अलावा उसके सामने 25 करोड़ आवाम जो है वो गुलाम बनी हुई है। वो हम यही कहते हैं ना कि हकीकी आजादी, कि आप उसी तरह गुलाम हैं। चंद लोग हैं अशराफिया और माफिया जो अजाशी कर रहे हैं, और उनको ये सिस्टम सूट करता है। आप चली जाएं, मैं अभी यूके से होके आया हूँ, वहां तो कोई ऐसी बातें नहीं है। वहां तो अदलिया भी अपना काम कर रही है, मुकर्रना अपना काम कर रही, पार्लियामेंट अपना काम कर रही, और एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत लोग चल रहे हैं। उस सिस्टम ने लोगों को ये कुछ दिया कि किसी के पास वहां किसी पुलिस स्टेशन में जाए आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी। तो हमारे पास क्या है, हमने इस सिस्टम को इसी तरह हाईजैक करके रखना है। जो हमें सिस्टम मिला विरसे में, उसी को हम लेके बैठे हैं, और उसी तरह हमारा ब्यूरोक्रेट्स है, उसी तरह हमारा सियासतदान है, वही प्रोटोकॉल है, वही कलशनकोफ है, वही पराडो है। हमने आम आदमी को कुछ नहीं देना। अगली बात यह है, मेरे भाई ने, इफ्तिखार साहब ने कहा कि अभी यूटिलिटी स्टोर के लोग भी रोड पे आ गए, लोग बेरोजगार हो गए, मुल्क में सारी चीज अनसर्टेनिटी है। लेकिन मैं सॉरी टू से, आप भी तो इस हुकूमत में साथ बैठे हैं। 2-3 साल से जो पीडीएम ने हुकूमत बनाई, क्या ये लोगों ने इस मुल्क में सर्टेनिटी आई है? क्या जिम्मेदारी जो अभी आपने फॉरेन पॉलिसी का बताया है, फॉरेन पॉलिसी भी वही हुकूमत बनाती है जो इक़्तिदार में बैठी होती है। हमारी टाइम पे देखें, 3 साल का अरसा है, आप एक्सपोर्ट उठा के कंपैरिजन कर लें कि इमरान खान के दौर में कितनी एक्सपोर्ट हुई है। कोरोना जैसे साल के अंदर जहां यूरोप और यूएसए और इंडिया जैसा मुल्क पीछे हट गया, हमने स्मार्ट लॉकडाउन करके लोगों को वो फैसिलिटी प्रोवाइड की। सेहत कार्ड के हवाले से देख रहे हैं तो मुझे कितने लोग जो एफिलिएटेड हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और नून लीग से, उन्होंने भी तारीफ की कि हमने भी अपने इस पे ट्रीटमेंट करवाए हैं। उनके भूखे को रोटी देना, यानी जो उसके पास पॉलिसीज थी, जो रिफॉर्म्स थी, वो इंट्रोड्यूस करना चाहता था, उसको तो कराने नहीं दी गई। जिस तरीके से गवर्नमेंट चली आपको पता है, फिर साइफर आ गया और अल्लाह के साइफर में इक्विटल भी हो गई, वो भी खत्म हो गया मामला कि वो साइफर ही झूठा था। तो अब सियासतदान जिनको हुकूमत मिली, जो 35 साल पंजाब में हुकूमत कर रहे हैं नून लीग वाले, उन्होंने क्या किया है? यही किया है ना
कि जहां से पैसा लेके वहां बाहर जाके एवन फील्ड बना लिया। और आज का क्या मसला है, अब सारे मसले 180 केस भी झूठा होगा। आज मीडिया के ऊपर सारा दिन दूसरा दिन है कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड में इलेक्शन लड़ रहा है वाइस चांसलर का। ओ भाई, अगर इमरान खान वाइस चांसलर बन जाता है तो कल जो आपके क्रेडिट जाएगा किसको जाएगा? अगर इमरान खान चांसलर बनता है तो क्रेडिट तो पाकिस्तान को जाएगा। अगर इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता था तो पाकिस्तान को क्रेडिट गया। कल वो नदीम ने जो एक अवार्ड लेके आया है वो किसको क्रेडिट गया? पूरी पाकिस्तानी कौम को गया है। तो क्या अब हम ब्लेम नहीं कर सकते एक पार्टी दूसरी के साथ बैठ के, ये नहीं कह सकते कि जी ये है। और वाकया इसकी जिम्मेदारी मैंने पहले कह दी है कि चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है, पॉलिसी बनाना उसकी कैबिनेट है, फेलियर उनका है। तमाम फेलियर जो पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुआशी बहरान है, और ये सारी जिम्मेदारी उनकी है। अब तो मुल्क में मेरा ख्याल है हालात इतने अबतर हो चुके हैं कि अब तो लोग सोच रहे हैं कि ये आपने ठीक कहा कि फिर तो बांग्लादेश वाली पोजीशन होगी या श्रीलंका वाली पोजीशन होगी, ये आपके सामने। और अब आजकल इनका इशू है कि ऑक्सफोर्ड में इमरान खान चांसलर बनने जा रहे हैं। देख ले, मैंने इस पे कोई बात नहीं की आज पूरे प्रोग्राम में। मैं नवाज़ इफ्तिखार साहब बस वाइंड अप करने 30 सेकंड्स में थोड़ा सा इसको जरा बता दें। आज बिलावल साहब ने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा एफबीआर समेत वफाकी इदारे अपना काम नहीं करते, फिर बिजली के बिलों से टैक्स जमा होता है। बहुत अच्छी और खूबसूरत बात की, लेकिन उसमें सिर्फ वफाकी इदारे नहीं, केएमसी का एक कचरे का टैक्स भी उसमें डाला जा रहा है, जो एक सारिफ ने इन दिनों जाके केएमसी के बाहर जाके जो है वो कचरा डाल दिया था, इसीलिए कि जी ये बिजली का भी बिल जो है वो बिजली के बिल में ये भी आ रहा है लग के, तो फिर इसी में ही डाल दे के इलेक्ट्रिक के बाहर जाके। तो ये सारी सूरत हाल से वफाकी इदारों की नहीं, यहाँ भी और के इलेक्ट्रिक के साथ तो जो हो रहा है कराची वालों के साथ वो बहुत इंतहाई जुल्म हो रहा है। बट सर इसमें ऑल्दो ये सब कुछ निज़ाम वैसे ही चल रहा है, कोई निज़ाम की तब्दीली की बात नहीं कर रहा कोई भी सियासी जमातों। मेरी नज़र में, मैं इस वक्त जनरेशन जी से ताल्लुक़ रखती हूँ, अगर पाकिस्तान में हम देख लें तो हमारी नज़र में तो इस वक्त कोई भी निज़ाम के इदारे की कोई बात नहीं हो रही। और अनफॉर्चुनेटली जब ये नहीं होगा तो फिर कैसे हालात चलेंगे? हमारे से पहले के लोग ही रो रहे हैं अभी तक कि जी नहीं हो रही चीजें, तो हम क्या करेंगे? जो आने वाली जनरेशन, जो नस्ल है, हम क्या देखें? हमें वर्षे में क्या मिल रहा है 75 सालों बाद भी? जी बिल्कुल, ये देखें कि हमने असेंबली में भी इस मसले को उठाया है कि ये जो बिजली के बिल हैं, अगर आप देखें 14-15 इसमें टैक्सेस हैं, और ये सारे टैक्सेस बिलाजवाज टैक्सेस हैं, और एक एक टैक्स के ऊपर फिर एफबीआर का टैक्स आ रहा है सारा। और ये उन लोगों से भी, यानी कि मसाजिद के भी, आप ये रेडियो का भी, पता नहीं क्या क्या चीजें इन्होंने, और किस दिमाग के साथ जो ये यहाँ पे बाबू बैठे हैं इस्लामाबाद में, ये सारा ये बनाकर दे रहे हैं, और गरीब आदमी के जो है उनका खून का आखिरी कतरा भी ये निचोड़ना चाहते हैं। आप इन सारी चीजों को, और दूसरी बात कि ये जो निज़ाम है इसके बारे में, निज़ाम से मुराद आइन ही है ना। आप आइन की, एक तो आप लोग चाहते हैं कि आइन पर अमल हो, आइन की बहाली हो, सारा कुछ। अगर आइन पर अमल नहीं करने देंगे तो आप उसे बुरा भला कहेंगे कि जनाब निज़ाम खराब है। आइन पे अगर अमल दरामद नहीं होगा तो बुरा भला कहा जाएगा। बहुत शुक्रिया नवाज़ इफ्तिखार साहब आपका, नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी साहब आपका। मोइन वट्टू साहब से रब्ता करने की कोशिश की, रब्ता नहीं हुआ। एज यूजुअल मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ नहीं आता। नून लीग की हुकूमत में यही सबसे बड़ा मसला है नून लीग के साथ कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, कोई राज़ी नहीं है, कोई प्रिपेयर्ड नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह कि जी इसी के साथ अपनी मेज़बान सफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।